हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 99 के बारे में। और उत्तराखंड की ये क्लासेज हमारी उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लासेज नाम से जानी जाती है, जिसमें हम अभी तक यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी तथा यूबीटीआर के द्वारा उत्तराखंड संबंधित जितने भी एग्जाम्स करवाए जाते हैं उससे संबंधित जो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न है या जो प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं उनको डिटेल से एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। तो आज इस सीरीज का हमारा 99वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के 98 पार्ट्स नहीं देखे हैं दोस्तों तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम के पैटर्न पर आधारित लगभग 80% सिलेबस मैंने आपको इन क्वेश्चंस के माध्यम से करवाया हुआ है, पोस्टमार्टम क्लासेस के माध्यम से करवाया हुआ है। अगर आप लोग पहले से ये सीरीज़ देखते होंगे तो आप लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और अगर आपने उत्तराखंड पहले पढ़ी हुई है तो आपके रिवीजन के लिए वीडियोज़ अच्छी हैं। और अगर उत्तराखंड पहले नहीं पढ़ी हुई है तो आप अच्छी तरीके से नोट्स बनाते हुए चलें और नोट्स को बार बार रिवीजन भी करते हुए चलें, क्योंकि आपको ये सारे जो प्रश्न हैं लगभग एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। और आज की इस वीडियो में जो हम पार्ट 99 में दोस्तों ये प्रश्न करवाएंगे, ये सारे प्रश्न भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। और वीडियो तथा कनिष्ठ सहायक का जो भी हाल ही में एग्जाम हुआ था उन एग्जाम में आपके ये प्रश्न आए हुए थे। 10 प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे और 10 प्रश्नों से हम 100+ इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे। और देखिए दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के 98 पार्ट्स देखे हुए ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कि 98 पार्ट्स में से 99वें जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें कितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं और यही पैटर्न आपका आगे आगामी आने वाले एग्जाम्स से, भले ही हम पटवारी की बात करें, लेखपाल की बात करें, बंदी रक्षक की बात करें, पुलिस की बात करें, एसआई की करें, या अपर पीसीएस का जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम पेपर होना है, या यूके पीएससी के बहुत सारे एग्जाम पेपर होने हैं, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर होना है, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोज हैं। तो पहले की वीडियोज नहीं देखी हैं तो जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ उत्तराखंड के ऊपर मैंने कुछ मैराथन क्लासेस बनाई हुई हैं 4-4, 5-5 घंटे की, उनको आप देख लीजिएगा। उत्तराखंड हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है तो उत्तराखंड इतिहास वाली आप प्लेलिस्ट पे चली जाइएगा, वो देख लीजिएगा। लेकिन पोस्टमार्टम क्लासेस आप लोग जरूर देखें। और करंट अफेयर्स की भी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है और जो छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं उत्तराखंड के उनके ऊपर भी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर उन वीडियोज़ को देख लीजिएगा। वहाँ की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी भी प्रकार के उत्तराखंड और हिंदी के ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, या फिर आप फ्री में प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर आप पेडली प्रैक्टिस सेट का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को जरूर डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको उत्तराखंड संबंधित कोर्स भी मिल जाता है और वहाँ पर आपको डिटेल में वो कोर्स मिल जाएगा। अगर आप उत्तराखंड की तैयारी अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं, खासकर पुलिस वाले, एसआई वाले जो स्टूडेंट्स अभी स्टार्टिंग कर रहे होंगे, तो उनके लिए वो कोर्स बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। अगर आप पहले से भी तैयारी करते हुए आ रहे हैं, आपके पास में उत्तराखंड का उतना अच्छा कंटेंट नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो आप उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर आप प्रैक्टिस सेट के लिए कोई भी बैच देखना चाह रहे हैं तो वो भी आपको वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको होमवर्क का क्वेश्चन दिया था कि बैटन द्वारा नवी भूमि व्यवस्था कब लागू की गई थी। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न अगर देखा जाए तो आयोग के हिसाब से गलत पूछा गया था, और जहाँ तक है रिवाइज आंसर की में, यह प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा, क्योंकि बैटन के द्वारा नवा भूमि बंदोबस्त नहीं कराया गया था। बैटन के द्वारा 8वां भूमि बंदोबस्त करवाया गया था। कौन सा कराया गया था? 8वां भूमि बंदोबस्त कराया गया था। और कब कराया गया था? 1840 में। या तो एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा होता कि बैटन द्वारा भूमि व्यवस्था कब लागू की गई थी, तो 1840 में लागू की गई थी, तब आंसर होता। लेकिन एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया कि बैटन द्वारा नवी भूमि व्यवस्था कब लागू की गई, तो आयोग का आंसर दिया गया था क्या? 1840। जबकि बैटन के द्वारा 8वीं भूमि व्यवस्था लागू की गई थी 1840 में। देखिए, बैटन का जो भूमि बंदोबस्त था उसे प्रथम 20 साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। प्रथम 20 साला बंदोबस्त के नाम से इसे जाना जाता है। किसके? बैटन के भूमि बंदोबस्त को। इसने कुमाऊं में 1844 में भूमि बंदोबस्त कराया था, जबकि गढ़वाल में बैटन के द्वारा 1840 में भूमि बंदोबस्त कराया गया था, जो कि 8वां भूमि बंदोबस्त था। ठीक है, तो बैटन के द्वारा नवी भूमि व्यवस्था लागू ना करा के 8वीं भूमि बंदोबस्त व्यवस्था लागू कराई गई थी। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। और जो 8वां भूमि बंदोबस्त था, इसमें पहली बार भूमि का वर्गीकरण किया गया था, और अर्धपांड दस्तावेज या बैक प्रोसेस बंदोबस्त के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और बैटन के द्वारा जो भूमि बंदोबस्त था 1840 में कराया गया था। कौन सा था? 8वां था। ठीक है, अब बात करते हैं कि नवा भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया था। तो नवा भूमि बंदोबस्त दोस्तों विकेट के द्वारा किया गया था। विकेट या फिर बैकेट, दोनों नाम आपको देखने को मिलेंगे। विकेट या फिर बैकेट के द्वारा नवा भूमि बंदोबस्त कराया गया था। कब किया गया था? 1863 में
विकेट या बैकेट के द्वारा नवा भूमि बंदोबस्त कराया गया था। और ये नवा भूमि बंदोबस्त सबसे महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त माना जाता है और प्रथम 30 साला बंदोबस्त के नाम से भी इसे जाना जाता है। और वास्तविक भूमि पैमाइश व्यवस्था इसी नवे भूमि बंदोबस्त से शुरू हुई थी। राजस्व के आधार पर जनगणना भी नवे भूमि बंदोबस्त के दौरान ही शुरू हुई थी। इसी के साथ साथ में गूढ़ सदावर्थ या भूमि बंदोबस्त या जो भूमि पर कर लगता था उस पर भी एक उपकर लगाने का से संबंधित हमारा यह नवा भूमि बंदोबस्त था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं 8वां और 9वें में। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे डिलीट हो जाएगा कि बेटन के द्वारा 8वां भूमि बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1840 में गढ़वाल में। और कुमाऊं में कब की गई थी? 1844 में। और नवा भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया था? विकेट के द्वारा, विकेट या फिर बैकेट के द्वारा नवा भूमि बंदोबस्त कराया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था 1863 में। ठीक है, और इससे भी महत्वपूर्ण एक प्रश्न होता है दोस्तों कि 10वां भूमि बंदोबस्त कब कराया गया था? तो 10वां भूमि बंदोबस्त दोस्तों 1893 में कराया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गूंज या फिर पौ, गूंज या फिर ए के पौ के द्वारा यह नवा भूमि बंदोबस्त 10वां भूमि बंदोबस्त कराया गया था। कब? 1893 में। और यहीं से दोस्तों एक प्रश्न यूकेपीएससी में पूछा जा चुका है कि बेनाप भूमि को केसरे हिंद भूमि किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो बेनाप भूमि को केसरे हिंद भूमि भी दोस्तों पौ के द्वारा ही घोषित किया गया था। तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है कि बेनाप भूमि को केसरे हिंद भूमि किसके द्वारा घोषित किया गया था? पौ के द्वारा घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1893 में घोषित किया गया। तो 10वां भूमि बंदोबस्त भी पौ के द्वारा या गूंज के द्वारा कब किया गया था? 1893 में किया गया था। तो ये तो थे बेसिक से फैक्ट दोस्तों। 8वां 9वां 10वां मैंने आपको बता दिया। बाकी 11वां जो भूमि बंदोबस्त है वह कब किया गया था? 1928 में 11वां भूमि बंदोबस्त कराया गया था। किसके द्वारा किया गया था? या इबर्टसन के द्वारा करवाया गया था। अब ठीक है, यहीं से एक प्रश्न ये भी आता है कि अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिशर्स के द्वारा उत्तराखंड में कुल कितने भूमि बंदोबस्त कराए गए? तो अंग्रेजों के द्वारा उत्तराखंड में कुल 11 भूमि बंदोबस्त कराए गए। ठीक है, 11वां भूमि बंदोबस्त। सबसे पहला भूमि बंदोबस्त कब कराया गया था? 1815-16 में सबसे पहला भूमि बंदोबस्त अंग्रेजों के द्वारा उत्तराखंड में कराया गया था। और कुमाऊं में कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? गार्डनर के द्वारा। कुमाऊं में सबसे पहला भूमि बंदोबस्त 1815 में गार्डनर के द्वारा कराया गया। वहीं गढ़वाल में सबसे पहला भूमि बंदोबस्त 1816 में ट्रेल के द्वारा कराया गया। ठीक है, और टोटल कितने कराए गए थे? 11 कराए गए थे। और अंतिम भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड में मतलब ब्रिटिश के द्वारा अंतिम भूमि बंदोबस्त कब कराया गया था? 1928 में कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? इबर्टसन के द्वारा कराया गया था। ठीक है, और यहीं से एक प्रश्न और आता है कि दोस्तों उत्तराखंड राज्य में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए हैं? तो उत्तराखंड राज्य में कुल हमारे 12 भूमि बंदोबस्त हुए हैं। ठीक है, 12 भूमि बंदोबस्त। फिर एक भूमि बंदोबस्त स्वतंत्रता के बाद में 1960 से 64 के बीच में कराया गया था। ठीक है, 1960 से 64 के बीच में हमारा अंतिम भूमि बंदोबस्त कराया गया था, जो कि 12वां भूमि बंदोबस्त था। तो ये पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अब देखिए, अगर आपको भूमि बंदोबस्त के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो मैंने दोस्तों भूमि बंदोबस्त के ऊपर एक स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है। आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा भूमि बंदोबस्त, उत्तराखंड का भूमि बंदोबस्त बाई उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक आप लिखिएगा। उसमें भूमि बंदोबस्त से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण भूमि बंदोबस्त हैं सभी मैंने आपको सिक्वेंसली करा रखे हैं। टिहरी रियासत के भूमि बंदोबस्त भी मैंने आपको करा रखे हैं। और सब कुछ जो छोटी छोटी चीज़ें होती है वो भी मैंने आपको कराई हुई है। जैसे कि सबसे पहला प्रश्न एक बार एग्जाम में यह भी पूछा चुका है कि भूमि बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम किस राजवंश के समय से हुई थी? तो भूमि बंदोबस्त की शुरुआत सबसे पहले चंद राजवंश के समय से हुई थी। चंद राजवंश के द्वारा सबसे पहले भूमि बंदोबस्त कराया गया था। ठीक है, अब चंदों में किस चंद शासक के द्वारा सबसे पहले भूमि बंदोबस्त किया गया था? तो रतन चंद पहला चंद शासक था जिसके द्वारा प्रथम भूमि बंदोबस्त करवाया गया था। ठीक है, भूमि बंदोबस्त यानी कि भूमि की माप या भूमि की व्यवस्था करना। ठीक है, वहीं परमार राजवंश में सबसे पहले भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया था? अजय पाल के द्वारा परमार राजवंश में सबसे पहले भूमि बंदोबस्त कराया गया था। गोरखों के द्वारा सबसे पहला भूमि बंदोबस्त कब कराया गया था? तो गोरखों के द्वारा सबसे पहला भूमि बंदोबस्त 1791-92 में कराया गया था। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और किसके द्वारा कराया गया था? सुब्बा जोगामल के द्वारा गोरखों के द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त उत्तराखंड में कराया गया था। कब? 1791-92 में। ठीक है, गोरखों के द्वारा उत्तराखंड में अंतिम भूमि बंदोबस्त कब कराया गया? 1811 में गोरखों के द्वारा हमारा अंतिम भूमि बंदोबस्त करवाया गया था। और गोरखों के जो भूमि बंदोबस्त थे यह मनुस्मृति पर आधारित थे। आज़ादी के बाद यानी कि हम कह सकते हैं वास्तविक जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद उत्तराखंड में कितनी बार भूमि बंदोबस्त हुआ है? सिर्फ एक बार हुआ है, 1960 से 64 के बीच में। ठीक है, 60 से 64 के बीच में। और उत्तराखंड में कुल कितने भूमि बंदोबस्त हुए हैं? 12 भूमि बंदोबस्त हुए हैं। यहीं से एक प्रश्न पूछा जाता है कि पहली बार वैज्ञानिक तरीके से कौन सा भूमि बंदोबस्त हुआ था? तो जो 9वां भूमि बंदोबस्त था जो विकेट के द्वारा या बैकेट के द्वारा कराया गया था, कब? 1863 में। वह हमारा पहली बार वैज्ञानिक तरीके से कराया गया भूमि बंदोबस्त था। यहीं से एक प्रश्न आता है दोस्तों कि 20 साला बंदोबस्त किसके द्वारा करवाया गया था? तो 20 साला बंदोबस्त की शुरुआत बैटन के द्वारा कराई गई थी। और 8वां भूमि बंदोबस्त था ये जो 1840 में शुरू हुआ था। यहीं से एक प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 80 साला भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया था? 80 साला भूमि बंदोबस्त तो ट्रेल के द्वारा 1823 में दोस्तों
प्रथम 80 साल मतलब 80 साल भूमि बंदोबस्त कराया गया था। देखिए 1823 में अगर आप 57 जोड़ेंगे तो संवत 1880 था, इसलिए इसे 80 साल भूमि बंदोबस्त कहा जाता है, जो कि ट्रेल के द्वारा 1823 में कराया गया था। इसे ही प्रथम पंचसाला भूमि बंदोबस्त भी कहा जाता है। यहीं से एक प्रश्न और आता है कि सन 80 का भूमि बंदोबस्त, सन 80 का भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया था? तो बैकेट के द्वारा या विकेट के द्वारा, बैकेट या विकेट के द्वारा 1863 में सन 80 का भूमि बंदोबस्त कराया गया था। इसी के साथ साथ टिहरी रियासत में कितने भूमि बंदोबस्त कराए गए थे? तो टिहरी रियासत में 5 भूमि बंदोबस्त कराए गए थे। और टिहरी रियासत का प्रथम भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया था? सुदर्शन शाह के द्वारा कराया गया था। और टिहरी रियासत का अंतिम भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया था? नरेंद्र शाह के द्वारा कराया गया था। अंग्रेजों का प्रथम भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया था? गार्डनर के द्वारा कुमाऊं में 1815 में कराया गया था। और अंग्रेजों के द्वारा सबसे अंतिम भूमि बंदोबस्त कब कराया गया था? वह कराया गया था 1928 में इबर्टसन के नेतृत्व में। तो इतने सारे पॉइंट दोस्तों आपको याद रखने हैं। तो भूमि बंदोबस्त का पोस्टमार्टम यहाँ पर मैंने कर दिया है, तो आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने बहुत डिटेल्स में आपको एक एक चीज़ें बताई हुई है, वहाँ से आपको निश्चित ही चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। तो आंसर हो जाएगा इसका, वैसे प्रश्न गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था 8वीं भूमि भूमि बंदोबस्त व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1840 में, 8वें के हिसाब से। ठीक है, याद रखना आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से बद्रीदत्त पांडे किस क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए थे? अब बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में दोस्तों आप सभी लोग जानते होंगे कि इन्हें एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पत्रकारिता से संबंधित व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। और बद्रीदत्त पांडे जी को ही कुर्मांचल केसरी, कुली बेगार, कुली उतार तथा कुली बर्दायस आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और इसी के साथ साथ बद्रीदत्त पांडे जी को ही पॉलिटिकल बीस्ट भी कहा जाता है। पॉलिटिकल बीस्ट भी बद्रीदत्त पांडे जी को ही कहा जाता है, जिनका जन्म 15 फरवरी 1882, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म कब हुआ था? 15 फरवरी 1882 को बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कनखल हरिद्वार में। कनखल हरिद्वार में बद्रीदत्त पांडे जी का जन्म 15 फरवरी 1882 को हुआ था। और यह मूल निवासी थे कहाँ के? अल्मोड़ा के। इन्हें कुर्मांचल केसरी की उपाधि दी गई दोस्तों, क्यों? क्योंकि कुली बेगार, कुली उतार तथा कुली बर्दायस जैसी प्रथाओं के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने बागेश्वर में सरयू मैदान, आप सरयू और गोमती के संगम में उत्तरायणी कौतिक मेले के अवसर पर 13 से 14 जनवरी 1921 को करा था। इसी कारण इन्हें इसके बाद में कुर्मांचल केसरी की उपाधि दी गई थी। इसी के साथ साथ दोस्तों 1913 में बद्रीदत्त पांडे जी अल्मोड़ा अखबार के संपादक भी बने थे। कब? 1913 में। फिर 1918 में यह अल्मोड़ा अखबार बंद करा दिया जाता है। और फिर 1918 में ही, अक्टूबर 1918 में बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा ही शक्ति नामक साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत की जाती है। ठीक है, तो शक्ति नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने करी थी? बद्रीदत्त पांडे जी ने करी थी। कब? 1918 में। अक्टूबर 1918 की डेट आपको याद रखनी है। कहीं कहीं 1 अक्टूबर 1918 है, कहीं कहीं 18 अक्टूबर भी है, कहीं कहीं सितंबर भी है, लेकिन 1918 आप याद रखिएगा। शक्ति नामक साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत भी बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा ही करी गई थी। और इनके द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई दोस्तों, क्या? कुमाऊं का इतिहास। कुमाऊं का इतिहास पुस्तक भी किसने लिखी है? बद्रीदत्त पांडे जी ने लिखी है। और अल्मोड़ा अखबार के संपादक ये 1913 में बने थे। और 1918 में इनका अल्मोड़ा अखबार बंद करवा दिया गया था। किसके द्वारा बंद कराया गया था? डिप्टी कमिश्नर लोमस थॉमस के द्वारा अल्मोड़ा अखबार को 1918 में बंद कर दिया गया था, क्योंकि थॉमस के खिलाफ इन्होंने एक मतलब एक मुर्गी और गोली मारने के ऊपर कुछ व्यंग किया था, इसलिए थॉमस के द्वारा इनके अखबार को बंद कराया गया था। इसी के साथ साथ इन्होंने फिर 1 अक्टूबर 1918 को शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र की शुरुआत करी थी। ठीक है, ये पॉइंट पे आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। और बद्रीदत्त पांडे जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी बद्रीदत्त पांडे जी के राजनीतिक गुरु थे। इतने पॉइंट दोस्तों आपको नॉर्मली याद रखनी है बद्रीदत्त पांडे जी के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में कि संयुक्त प्रांत काउंसिल के सदस्य ये चुने गए, फिर लोकसभा सदस्य ये चुने गए, और उन्हें उग्रवादी राष्ट्रवादी नेता या गर्म दलीय नेता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इनके पिताजी का नाम था विनायक पांडे, जो कि वैद्य थे। ठीक है, और 1965 में फिर इनका निधन हो गया था। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, देखिए कि बद्रीदत्त पांडे जी किस क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए थे? कब चुने गए थे लोकसभा सदस्य? ये 1955 में ये लोकसभा सदस्य चुने गए थे। और किस क्षेत्र से चुने गए थे? देखिए अब 1955 में दोस्तों यह अल्मोड़ा क्षेत्र से क्या लोकसभा सदस्य चुने गए थे? कौन से क्षेत्र से? अल्मोड़ा क्षेत्र से, याद रखना है। ठीक है, ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बद्रीदत्त पांडे जी केंद्रीय असेंबली के सदस्य कब चुने गए थे? तो केंद्रीय असेंबली के सदस्य ये 1937 में चुने गए थे। ठीक है, संयुक्त प्रांत काउंसिल के सदस्य कब चुने गए थे? 1926 में ये संयुक्त प्रांत काउंसिल के सदस्य चुने गए थे। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश काउंसिलर के सदस्य कब बने थे? 1946 में ये उत्तर प्रदेश काउंसिलर के सदस्य भी बने थे। और बद्रीदत्त पांडे जी को 2 स्वर्ण पदक भी मिले थे दोस्तों। 2 स्वर्ण पदक इनको मिले थे, जो कि इन्होंने 1962 में भारत चीन युद्ध के समय पे देश के सुरक्षा कोष में दान में दे दिए थे। ये पॉइंट पे आपको यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन करना है। तो आंसर हो जाएगा बद्रीदत्त पांडे जी किस क्षेत्र से लोकसभा सदस्य चुने गए थे? अल्मोड़ा से। कब? 1955 में। याद रखना है आपको, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं कि बेराइट्स खनिज उत्तराखंड के किस जनपद में पाया जाता है। तो बेराइट्स खनिज दोस्तों उत्तराखंड के देहरादून जनपद में पाया जाता है। अब उत्तराखंड का जो एक खनिज संपदा वाला टॉपिक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से हमेशा एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है कि उत्तराखंड राज्य में खनन नीति की घोषणा कब की गई थी, या उत्तराखंड राज्य में प्रथम खनन नीति कब लागू की गई थी। तो 4 अप्रैल 2001, 4 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड राज्य में प्रथम खनन नीति की घोषणा की गई थी, या प्रथम खनन नीति को लागू किया गया था। अगला प्रश्न कि नई खनन नीति कब लागू की गई। 2015 में दोस्तों हमारी नई खनिज नीति या नई खनन नीति या नई खनिज नीति लागू की गई थी कब, 2015 में। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। अब बार बार एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा खनिज कहाँ पर अधिक मात्रा में पाया जाता है और कहाँ पर कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे कि जो बेराइट्स आपका खनिज है यह सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, देहरादून में पाया जाता है बेराइट्स, ठीक है। इसी के साथ साथ पूछा जाता है कि चूना पत्थर और संगमरमर, चूना पत्थर और संगमरमर भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, देहरादून में ही पाया जाता है, ठीक है। जिप्सम भी सबसे ज़्यादा कहाँ, देहरादून में ही पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। संगमरमर देहरादून और टिहरी के क्षेत्रों में पाया जाता है। मैग्नेसाइट कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो मैग्नेसाइट अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर इन जनपदों में पाया जाता है, ठीक है। मेनली चंडाक क्षेत्र या अल्मोड़ा का झिरोली क्षेत्र और पिथौरागढ़ का चंडाक क्षेत्र, इसमें मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं। यह प्रश्न ही पूछा गया दोस्तों एग्जाम में कि अल्मोड़ा का चंडाक क्षेत्र तथा अल्मोड़ा का झिरोली क्षेत्र तथा पिथौरागढ़ का चंडाक क्षेत्र किसके लिए फेमस है, तो मैग्नेसाइट के पर्याप्त भंडारों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है। संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन देहरादून में होता है। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन भी देहरादून में होता है, ठीक है। बेराइट्स खनिज का सर्वाधिक उत्पादन भी देहरादून में होता है। इसी के साथ अगर हम बात करें मैग्नेसाइट का सर्वाधिक उत्पादन यही पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर यहाँ पे होता है। झिरोली क्षेत्र और चंडाक क्षेत्र इसके लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। फास्फेराइट का सर्वाधिक उत्पादन देहरादून में ही होता है। डोलोमाइट और फास्फेराइट इनका दोनों का उत्पादन भी सबसे ज़्यादा देहरादून में ही होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि प्रश्न पूछा जाता है कि सोना, उत्तराखंड राज्य में सोना कहाँ पाया जाता है, तो शारदा और रामगंगा की बालू में यहाँ पर सोना पाया जाता है। इसी के साथ साथ अलकनंदा और पिंडर के घाटी में भी सोना पाया जाता है। चांदी के भंडार अल्मोड़ा में देखने को मिलते हैं। टीन चमोली में पाया जाता है। यूरेनियम के भंडार उत्तराखंड में कहाँ पाए जाते हैं, एग्जाम में आ सकता है। यूरेनियम के भंडार उत्तराखंड में मेनली टिहरी गढ़वाल जनपद के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बहुत बार दोस्तों बनते हैं, तो आपको ये याद करते हुए चलना है, ठीक है। जैसे कि रॉक फॉस्फेट देहरादून में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। खड़िया या चौक या चूना पत्थर ये देहरादून में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसी के साथ साथ प्रश्न आता है टॉक या टॉल्क या सोप स्टोन कहाँ पाया जाता है, तो ये भी चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा इन क्षेत्रों में पाया जाता है। ग्रेफाइट के सर्वाधिक भंडार अल्मोड़ा में पाए जाते हैं। स्लेट्स कहाँ पाया जाता है, सर्वाधिक उत्तरकाशी में पाया जाता है। बेराइट्स देहरादून में पाया जाता है। एस्बेस्टॉस मेनली कहाँ पाया जाता है, तो ये ऊखी मठ में, पौड़ी गढ़वाल में और अल्मोड़ा में पाया जाता है। जिप्सम का सर्वाधिक भंडार देहरादून में है। लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जाता है, तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट टाइप का जो ये लोहा है नैनीताल जनपद के आसपास में पाया जाता है सर्वाधिक। तांबा सबसे ज़्यादा चमोली, पौड़ी, टिहरी इन क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। झिरोली गांव में भी तांबा पाया जाता है। सीसा पिथौरागढ़ हो गया, अल्मोड़ा हो गया, देहरादून इन क्षेत्रों में सीसा पाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स दोस्तों आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भी है किस क्षेत्र में क्या क्या फेमस है, इसलिए आप ये चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा। किताब में आपको मिल जाएगा, परीक्षा वाली बुक खोलिएगा आप, 7वां लेसन है खनिज संपदा वाला, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी उत्तराखंड राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सभी लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड राज्य में कुल विधानसभा की सीटें कितनी है, 70 निर्वाचित तथा एक मनोनीत वाली को आप खत्म कर दिया गया, तो आप कितनी सीटें हैं, 70 हमारी विधानसभा की कुल सीटें हैं, जिसमें से 15 सीटें आरक्षित हैं। 13 सीटें एससी यानी कि अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित हैं और 2 सीटें एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं। और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित 2 सीटें कौन कौन सी है दोस्तों, एक तो है नानकमत्ता सीट और दूसरी है दोस्तों क्या, चक्राता सीट। तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि कौन सी उत्तराखंड राज्य विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो नानकपत्ता की जो विधानसभा सीट है दोस्तों यह अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। और दूसरी जो आरक्षित सीट है अनुसूचित जनजाति हेतु, ये कौन सी सीट है दोस्तों, ये होगी आपकी चक्राता की विधानसभा सीट, जो कि कहाँ पे, देहरादून में, ठीक है। बाकी नानकपत्ता की जो विधानसभा सीट है यह कौन से जनपद में है, ठीक है, मतलब नानकमत्ता कौन से जनपद में आता है, तो ये दोस्तों हमारा उधमसिंह नगर जनपद में आता है क्या, नानकमत्ता। कौन सी नदी के किनारे पे नानक सागर डैम स्थित है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया दोस्तों, तो मेनली आंसर दिया गया था सरयू नदी, ठीक है। किताबों में भी सरयू ही लिखा गया है, सरयू नदी के किनारे हमारा नानकमत्ता डैम या नानक सागर डैम स्थित है, ठीक है। वैसे नंदौर नदी भी हम कभी कभी इसके किनारे पे कहते हैं, ये पॉइंट आपको एक्चुअली नोट करना है। बाकी लक्सर विधानसभा सीट कहाँ है, हरिद्वार जनपद में है क्या, लक्सर विधानसभा सीट, ठीक है। इसी के साथ साथ में धारचूला विधानसभा सीट कहाँ है, यह दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और खटीमा विधानसभा सीट कहाँ है, यह भी उधमसिंह नगर जनपद में स्थित है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष दोस्तों किसके पाए जाते हैं, चीड़ के पाए जाते हैं। चीड़ के वृक्ष उत्तराखंड में सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है। और चीड़ दोस्तों आप लोगों को याद होना चाहिए कि उत्तराखंड में वनों को मुख्यतः 8 भागों में बांटा गया है। उपोष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, कोणधारी वन, पर्वतीय शीतोष्ण वन, उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन, एल्पाइन झाड़ियाँ या घास के मैदान वन, या फिर इसके बाद में टुंड्रा तुल्य वनस्पतियों में, ठीक है। तो इसमें से जो चीड़ है दोस्तों, यह कोणधारी वनों का, किसका, कोणधारी वनों का सबसे प्रमुख वृक्ष माना जाता है। तो कोणधारी वनों का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन सा है दोस्तों, चीड़ है, जो कि उत्तराखंड में 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। 900 से 1800 मीटर तक की ऊंचाई तक, कहीं कहीं किताबों में आप पढ़ेंगे कि ये 700 से लेकर के 1400 मीटर तक की ऊंचाई पर पाया जाता है, ठीक है। और उत्तराखंड में सर्वाधिक विस्तार किस वृक्ष का है या सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं, तो चीड़ के ही उत्तराखंड में सर्वाधिक वृक्ष हैं, ठीक है। चीड़ का वृक्ष दोस्तों उष्णकटिबंधीय तथा शीतोष्णकटिबंधीय प्रकार के बीच में जो हमारा कोणधारी वन आते हैं उनका एक प्रमुख वृक्ष माना जाता है। और यह चट्टानी धरातल पर भी उग जाते हैं और कहीं कहीं इसमें घासें भी उगती हैं। इस कारण सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के यहाँ पे पाए जाते हैं, चीड़ के ही पाए जाते हैं, ठीक है। और आप कभी कभी ये भी पढ़ेंगे कि हिमालयी उपोष्ण चीड़ के वन, उपोष्ण वनों के अंतर्गत भी कभी कभी इसे रखा जाता है। अब चीड़ का दोस्तों वृक्ष है, काफ़ी फेमस है, क्योंकि चीड़ के वृक्ष से हमें क्या मिलता है, लीसा प्राप्त होता है। लीसी की प्राप्ति किसके वृक्ष से होती है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, चीड़ के वृक्ष से, ठीक है। और पिरूल की प्राप्ति भी हमारा चीड़ के वृक्ष से भी होती है, ठीक है। इस पिरूल से ही बिजली उत्पादन का कार्य अभी हाल ही में चल रहा है, पिरूल से विद्युत उत्पादन का कार्य, ठीक है। तो चीड़ का वृक्ष इसीलिए महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक वृक्ष चीड़ के पाए जाते हैं। लीसा इससे प्राप्त होता है, इसी लीसे से तारपीन का तेल बनाया जाता है, गोंद बनाया जाता है और बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। और पिरूल भी हमें चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। पहले इस पिरूल का प्रयोग नॉर्मली गाय बच्चियों के सोने के लिए या आग जलाने के लिए किया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए भी किया जा रहा है, याद रखना दोस्तों आपको, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कुमाऊं तथा गढ़वाल 2 पृथक जिले कब बनाए गए थे। तो कुमाऊं तथा गढ़वाल 2 पृथक जिले दोस्तों हमारा 1839 ईस्वी में बनाए गए थे। अब दोस्तों देखिए, अगर आपको यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझना है तो मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया हुआ है, उत्तराखंड जिला दर्शन, उत्तराखंड का कौन सा जिला कब बना बाई उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक। आप ये सर्च करिएगा कि उत्तराखंड का कौन सा जिला कब बना बाई उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक। वो वीडियो आप ध्यान से देख लीजिएगा, उस वीडियो से हर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न आते हैं। यह प्रश्न भी उसी वीडियो से आया हुआ है कि कुमाऊं तथा गढ़वाल 2 पृथक जिले कब बनाए गए थे दोस्तों, 1839 में बनाए गए थे। यही प्रश्न एक बार पहले भी हाईकोर्ट के एग्जाम में पूछा गया था कि कुमाऊं क्षेत्र का सर्वप्रथम राजनीतिक विभाजन कब हुआ या कुमाऊं जनपद का सबसे पहले विभाजन कब हुआ। तो 1839 में ही दोस्तों कुमाऊं जनपद का सबसे पहले हमारा विभाजन हुआ था। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा आपको फैक्ट बताता हूं कि उत्तराखंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ। 1814 में उत्तराखंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। उत्तराखंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1815 में उत्तराखंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है और 1815 में ही प्रथम कुमाऊं कमिश्नर बन जाते हैं ई गार्डनर। और जब उत्तराखंड में प्रथम कुमाऊं कमिश्नर ई गार्डनर बनते हैं तो वह कुमाऊं का विभाजन कर देते हैं, यानी कि उत्तराखंड का विभाजन मेनली वह 3 भागों में करते हैं। एक होता है हमारा कुमाऊं कमिश्नरी, जिसे हम कुमाऊं जनपद के नाम से उस टाइम पे जानते थे। दूसरा था ब्रिटिश गढ़वाल और तीसरा था क्या, टिहरी रियासत। टिहरी रियासत तो बिल्कुल अलग हो गई थी क्योंकि यहाँ पे राजाओं का शासन चलता था और इसी कुमाऊं जनपद के अंतर्गत हमारा ब्रिटिश गढ़वाल भी शासन करता था। कब, 1815 में। तो कुमाऊं जनपद की स्थापना कब हुई थी, सबसे पहला प्रश्न आता है। कुमाऊं जनपद की स्थापना हुई थी 1815 में और कभी कभी हम इसी कुमाऊं जनपद को कुमाऊं कमिश्नरी भी कह देते हैं। कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना भी 1815 में ही मानी जाती है क्योंकि कुमाऊं जनपद हमारा 1815 में बना था और इस कुमाऊं जनपद का मुख्यालय कहाँ पे था उस टाइम पे, अल्मोड़ा में था, ठीक है। तो 1815 में कुमाऊं जनपद की स्थापना हुई। उसके बाद में 1817 में हमारी देहरादून जनपद की स्थापना हुई, जिसे यहाँ से हटाकर के बाद में सहारनपुर मंडल में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये तो हट गया यहाँ से। उसके बाद में सन आता है दोस्तों क्या, 1839। 1839 में इसी कुमाऊं जनपद से अलग करके या इसी कुमाऊं कमिश्नरी से अलग करके या कुमाऊं जनपद से अलग करके एक और जनपद बनाया गया था, जिसे क्या, जिसे कहते हैं हम क्या, पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना कब हुई थी, 1839 में पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना हुई थी। बहुत बार दोस्तों एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। इससे पहले क्या था, ब्रिटिश गढ़वाल था। ब्रिटिश गढ़वाल का जो मुख्यालय था उस टाइम पे कहाँ पे था, श्रीनगर में था, लेकिन उनका काम का सारा ऑपरेट कहाँ से होता था, जो कुमाऊं जनपद था अल्मोड़ा में जो था वहाँ से उनका कामकाज ऑपरेट होता था। इसीलिए ये ऑपरेशन बहुत लंबा और था, चीज़ें जो करनी थी वो नहीं हो पा रही थी, जो व्यापार करना था वो नहीं हो पा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। इसीलिए उनके द्वारा 1839 में पौड़ी गढ़वाल जनपद का गठन किया जाता है और कुमाऊं जनपद से अलग करके ही यह पौड़ी गढ़वाल जनपद का गठन 1839 में होता है। इसी कारण हम पढ़ते हैं कि कुमाऊं तथा गढ़वाल 2 पृथक जिले किस वर्ष बनाए गए थे, तो 1839 में कुमाऊं तथा गढ़वाल 2 पृथक जिले बनाए गए थे। एक था हमारा कुमाऊं जनपद और दूसरा था हमारा पौड़ी गढ़वाल जनपद। तो कुमाऊं तथा गढ़वाल जनपद, ठीक है।
और 1839 में जब पौड़ी गढ़वाल जनपद की स्थापना हुई थी, इसी के एक वर्ष पश्चात 1840 में जो ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय था उसे श्रीनगर से स्थानांतरित करके पौड़ी गढ़वाल स्थानांतरित कर दिया गया था। यह प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से पौड़ी कब स्थानांतरित किया गया था, तो 1840 में किया गया था, इसके जस्ट एक वर्ष के बाद ही। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1839 आपका इसका आंसर हो जाएगा। कुमाऊं तथा गढ़वाल दो पृथक जिले कब बने, 1839 में बने थे। VVIMP क्वेश्चन है, 10 से 15 बार ये टोटली प्रीवियस एग्जाम्स में आपको पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इसीलिए हम कभी कभी ये भी पढ़ते हैं कि कुमाऊं कमिश्नरी का जो गठन हुआ था वह 1839 में हुआ था। तो अलग अलग सन हमें कुमाऊं कमिश्नरी के गठन के बारे में देखने को मिलते हैं, इसीलिए देखने को वह मिलते हैं। लेकिन ये ऑपरेशन जो भी थे, जितने भी जनपद बनते थे 1969 से पहले, यह सभी कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत आते थे। बाकी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो फिलहाल आप इतनी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में कब सम्मिलित किया गया था। तो चंपावत दोस्तों पहले एक तहसील थी, ठीक है। 1872 में मेनली इसे तहसील बनाया गया था अकॉर्डिंग टू बुक, कहीं कहीं 1972 भी है। और चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में कब सम्मिलित किया गया था, तो 13 मई 1972 को। कब, 13 मई 1972 को चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया था। पहले चंपावत एक तहसील थी, आप लोगों को पता होगा। अभी तो चंपावत उत्तराखंड का एक जिला है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 15 सितंबर 1997, या कहीं कहीं 18 सितंबर भी है। 15 सितंबर 1997 को चंपावत जनपद की स्थापना की गई थी। लेकिन चंपावत जनपद बनने से पहले क्या था, एक तहसील थी। किस जनपद के अंतर्गत ये तहसील थी, तो पिथौरागढ़ जनपद के अंतर्गत यह तहसील थी। और चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में कब शामिल किया गया था, तो 13 मई 1972 को चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में शामिल किया गया था। और उसी के बाद 15 सितंबर 1997 को पिथौरागढ़ जनपद से अलग करके चंपावत को एक नया जिला बना दिया गया था, ठीक है। और पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना कब होती है, 24 फरवरी 1960 को दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना होती है। और 24 फरवरी 1960 को ही पिथौरागढ़ जनपद के साथ साथ में दोस्तों चमोली जनपद और उत्तरकाशी जनपद की भी स्थापना होती है। तो 1960 24 फरवरी 1960 को हमारा 3 जनपद बने थे, पिथौरागढ़ जनपद, चमोली जनपद और उत्तरकाशी जनपद। और चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ जनपद में 13 मई 1972 को शामिल किया गया था। और फिर चंपावत को जिला बाद में कब बनाया गया, 15 सितंबर 1997 को, ठीक है। याद रखना है आपको एग्जाम में। उत्तराखंड में कितने मंडल हैं, उत्तराखंड में 2 मंडल हैं। बार बार कोई कमेंट करते हैं स्टूडेंट, 2 ही मंडल हैं दोस्तों। गैरसैंण का ऑर्डर रद्द हो गया था, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल में कुल कितने जनपद हैं प्रेजेंट टाइम पे, 6 जनपद हैं। गढ़वाल मंडल में कुल कितने जनपद हैं, 7 जनपद हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गणिका नामक नाटक किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो गणिका नामक नाटक दोस्तों मौलाराम के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। गणगीता नाटक या गणगीता संग्राम ये या गणिका नाटक किसके द्वारा लिखा गया था, मौलाराम के द्वारा लिखा गया था। तो गणिका नाटक कहें, नाटक होगा, ठीक है। गणिका नामक नाटक और गणगीता संग्राम, गणगीता संग्राम, ये जो रचनाएं थी किसकी थी, मौलाराम की थी। और इन रचनाओं में इसने किसका, पराक्रम शाह का जो पराक्रम शाह थे, हमारा प्रद्युम्न शाह के भाई थे, उनकी काली करतूतों का वर्णन किया था। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पराक्रम शाह ने मौलाराम की गणिका को छीन लिया था, ठीक है। तो इसी कारण उन्होंने गणिका नामक नाटक लिखा, या मौलाराम की जो आपका सेवा वेवा करती थी उस गणिका को पराक्रम शाह के द्वारा छीन लिया गया था। इसी कारण उन्होंने गणिका नाटक की रचना करी थी। और गणगीता संग्राम की रचना भी किस द्वारा की गई थी, मौलाराम के द्वारा ही की गई थी, ठीक है। मौलाराम के द्वारा दोस्तों कुछ अन्य पुस्तकें भी लिखी गई थी। कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी, याद रखना आपको, मौलाराम के द्वारा, ठीक है। गणगीता संग्राम लिखी गई थी, जो कि मैंने आपको बता दिया। गणिका नाटक लिखी गई थी, ये भी हो गया, ठीक है। गण राजवंश काव्य पुस्तक भी मौलाराम के द्वारा लिखी गई थी। और मनमत सागर नामक पुस्तक भी मौलाराम के द्वारा लिखी गई थी। मौलाराम के बारे में दोस्तों मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, तो मुझे नहीं लगता अब आपको इनके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि मौलाराम आप लोगों को बताइए, मौलाराम तोमर इनका पूरा नाम था। और मौलाराम तोमर मेनली क्या थे, एक चित्रकार थे। गढ़वाली शैली के सबसे महान चित्रकार के रूप में मौलाराम तोमर को जाना जाता है। इनके पिताजी का नाम मंगतराम था, इनके दादाजी का नाम हीरालाल था, ठीक है। और गढ़वाली चित्रकला शैली के सबसे महान चित्रकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। यह हिंदू और जगदम्बा काली के उपासक के रूप में जाने जाते हैं। एक कवि, इतिहासकार, दार्शनिक और चित्रकार के रूप में इन्हें जाना जाता है। और इनका पूरा नाम क्या था, मौलाराम तोमर था, ठीक है। इनके पिताजी का नाम भी एग्जाम में पूछा चुका है कि मौलाराम के पिता का नाम क्या था, मंगतराम था, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। और इनके जो वंशज थे, मौलाराम के जो वंशज थे या मौलाराम के जो पूर्वज थे, वह मूलतः क्या थे, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो मूलतः वो कौन थे, सुनार थे, ठीक है। बाकी गढ़वाली चित्रकला शैली का विकास कैसे हुआ, ये मैं आपको 98 वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई थी। कौन सा ऐसा कुंवर था, परमार राजवंश का कौन सा ऐसा कुंवर था जो मौलाराम से चित्रकला सीखने टिहरी से श्रीनगर जाता था, तो वो था हमारा प्रीतम शाह। कौन, प्रीतम शाह। मौलाराम की चित्रशाला कहाँ स्थित थी, तो मौलाराम की चित्रशाला दोस्तों हमारी कहाँ, श्रीनगर में स्थित थी। कौन, श्रीनगर, ठीक है। मौलाराम के पुत्र थे ज्वालाराम और शिवराम, ठीक है।
1833 में मौला राम की मृत्यु हो गई थी और इन्हें हिंदी, फारसी और संस्कृत के विद्वान के रूप में जाना जाता है। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से मेनली नोट डाउन करने हैं। इनकी माता का नाम क्या था? रामा देवी था और गढ़वाली चित्रकला शैली के सबसे महान चित्रकार के रूप में जाना जाता है। 1743 में इनका जन्म हुआ था और 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बाकी मनमथ पंथ इनके द्वारा चलाया गया था। ठीक है, मनमथ सागर इनका एक आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है। गणगीता संग्राम इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, इसी के साथ साथ श्रीनगर दुर्दशा और ऋतु वर्णन और अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद भी मौला राम की कुछ रचनाएं हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ इन्होंने रुक्मणी मंगल, रामायण, महाभारत, काम सूत्र, नवग्रह तथा दशावतार आदि विषयों पर चित्र बनाए हुए हैं। ठीक है, गणगीता संग्राम, राधा कृष्ण मिलन चित्र भी इनका काफ़ी प्रसिद्ध चित्र माना जाता है। और इनके चित्रों को, मौला राम के चित्रों को सर्वप्रथम दुनिया के सामने किसने रखा था? तो मुकुंदी लाल जी के द्वारा मौला राम के चित्रों को सबसे पहले दुनिया के सामने रखा गया था। ठीक है, यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। और मुकुंदी लाल जी ने ही मौला राम के ऊपर कुछ पुस्तकों की रचना भी करी है। अब मुकुंदी लाल जी की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? गढ़वाल पेंटिंग्स है, सब नोट्स ऑन मौला राम है और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये किसकी है? मुकुंदी लाल जी की पुस्तकें हैं। एग्जाम में पूछा जा चुका मुकुंदी लाल जी की पुस्तकें भी कौन कौन सी? सब नोट्स ऑन मौला राम, बैरिस्टर मुकुंदी लाल और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। और मौला राम के चित्रों को दुनिया के सामने किसने रखा? मुकुंदी लाल जी के द्वारा ही रखा गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पंचायती राज का संबंध है किससे है? अवशिष्ट शक्तियों से, राज्य सूची से, संघ सूची से या फिर समवर्ती सूची से। तो पंचायती राज का संबंध दोस्तों हमारा राज्य सूची से माना जाता है। किससे? राज्य सूची से संबंधित है पंचायती राज। अब पंचायती राज तो दोस्तों आप लोगों को बताइए होगा कि भारतीय संविधान के भाग 11 में, भाग 11 जो है किससे संबंधित है? वह पंचायतों से भारतीय संविधान की जो अनुसूची 11 है वह किससे संबंधित है? वह पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, कौन सी अनुसूची में पंचायती राज के बारे में बताया गया? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में बताया गया है। और इस पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं? 28 विषय हैं। ठीक है, पंचायती राज में कुल 28 विषय हैं और इसी में बताया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था जो है वह राज्य सूची का विषय है और इसके तहत कुल हमारा 29 विषयों को रखा गया। 29 विषय होंगे दोस्तों। ठीक है, कितने विषयों को रखा गया? 29 विषयों को रखा गया है। और आर्टिकल 243A से लेकर के आर्टिकल 243O तक हमारा पंचायती राज के बारे में बताया गया। ठीक है, और अभी हमारे भारत में या उत्तराखंड में कौन सी पंचायती राज व्यवस्था चल रही है? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था चल रही है, जिसमें सबसे छोटा स्तर ग्राम स्तर होता है, जिससे ग्राम पंचायत होती है। दूसरा स्तर या मध्यवर्ती स्तर क्षेत्र पंचायत होता है, क्षेत्र स्तर होता है। और तीसरा या उच्च स्तर क्या होता है? जिला पंचायत होता है। ठीक है, और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति, जो कि 1957 में गठित हुई थी। बलवंत राय मेहता समिति, इसी के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया गया था। ठीक है, और सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से लागू हुई थी? तो 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। उसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ठीक है, और राज्य सूची में जो इसे जोड़ा गया, टोटल इसके अंतर्गत कितने विषय हैं हमारे? 29 विषय हैं। ठीक है, यहीं से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ही पंचायती राज व्यवस्था को मूल रूप से लागू करने के बारे में बताया गया और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ठीक है, वहीं आपसे पूछा जाता है कि नगर निकाय प्रणाली से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो 74वां संविधान संशोधन 1992, 74वां संविधान संशोधन 1992 जो कि नगर पंचायत या नगर निकाय प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, और इसमें फिर 243 पी से लेकर मतलब ए से लेकर ओ तक तो इसमें, फिर पी से लेकर के आगे तक के जो आर्टिकल हैं जेड जी या जेड तक वो हमारे नगर निकाय प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। और नगर निकाय प्रणाली वह हमारी 12वीं अनुसूची में है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको दोस्तों नॉर्मली याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, 1992 में हुआ था। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया था। संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया था। इसमें कुल 29 विषय हैं। ठीक है, जिसमें उत्तराखंड में केवल 14 विषय ही लागू किए गए थे। और उत्तराखंड का पंचायती राज व्यवस्था या उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था कब से लागू हुई? पंचायती राज का जो मतलब अपना खुद का पंचायती राज कब से उत्तराखंड सरकार के द्वारा बनाया गया था? तो 2016 में। ठीक है, तो यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड, एक प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि उत्तराखंड ने अपना पंचायती या पंचायत स्तर पर कार्य करना, मतलब पंचायत स्तर पर जो नियम बनाए थे कब बनाए थे? तो 2016 पर में बनाए थे। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप इनको डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। और इससे संबंधित और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने एक दिन वीडियो बना के डाल भी रखी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, आपको सब कुछ उसमें मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, इस प्रकार का प्रश्न वो पूछा गया था एग्जाम में कि उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम कब बना? हाँ, उत्तराखंड में
पंचायती राज अधिनियम कब बना? तो 4 अप्रैल 2016, 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया या बनाया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना। बाकी स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत हमारा पंचायती राज व्यवस्था आती है। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। और 243 ए से लेकर के 243 ओ तक जितने भी हमारे आर्टिकल हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला प्रश्न है दोस्तों कि 1563 में अल्मोड़ा को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? ये प्रश्न दोस्तों ऐसा प्रश्न है जो कि मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ और बहुत डिटेल्स में भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो 1563 में अल्मोड़ा को राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? चंद राजाओं के द्वारा बनाया गया था। आप नॉर्मली ये भी कर सकते हैं कि 1563 में कौन सा वंश शासन करता होगा यार? चंद वंश शासन करता था। अभी राजा का नाम पूछा जाता तब भी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि कौन सा ऐसा शासक था जिसके द्वारा 1563 में अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाया गया था? वह था हमारा कौन सा दोस्तों? कल्याण चंद। कौन? कल्याण चंद, जिसे हम बालो कल्याण चंद के नाम से भी जानते हैं, जो कि चंद राजवंश का 44वां शासक था। 44वां शासक था। मैंने आपको जितनी भी पोस्टमार्टम क्लासेस कराई है दोस्तों, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि चंद राजवंश के 43वें शासक कौन थे? भीष्मचंद थे। और जब भी मैं आपको अल्मोड़ा का इतिहास बताता था तब भी मैं आपको हमेशा ही बताता था कि चंद राजवंश के 43वें शासक भीष्मचंद थे, जिनके द्वारा सर्वप्रथम अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाने के बारे में सोचा गया था। और भीष्मचंद के द्वारा ही अल्मोड़ा में खगमरा कोट किले का निर्माण कराया गया था। खगमरा कोट किला कहाँ स्थित है? खगमरा कोट का किला या खगमरा का किला कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। इस किले का निर्माण किसने कराया था? भीष्मचंद के द्वारा इस किले का निर्माण कराया गया था। ठीक है, और भीष्मचंद ने ही सबसे पहले सोचा था कि वह अपनी राजधानी को, या चंद राजवंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी कहाँ पे थी? चंपावत में थी। तो भीष्मचंद चंद राजवंश का 43वां शासक था, जिसने सोचा था कि मैं अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित करूंगा। और अल्मोड़ा क्योंकि बिल्कुल सेंटर में था कुमाऊं के, तो इसलिए उसने सोचा कि मैं अल्मोड़ा में अपनी राजधानी स्थानांतरित करूंगा। इसीलिए उसने अल्मोड़ा में क्या किया था? खगमरा कोट का किला बनाया था। ठीक है, लेकिन खगमरा कोट के किले में एक दिन वो रात को निवास कर रहा था, तो गजुआ ठिंगा के द्वारा, जो कि एक खस था, उनके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई रात को। गजुआ ठिंगा के द्वारा 1560 में आपका हत्या कर दी गई किसकी? भीष्मचंद की। उसके बाद में भीष्मचंद्र के जो दत्तक पुत्र था, यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र था, कौन? बालो कल्याण चंद। बालो कल्याण चंद, जो कि 1560 में फिर शासक बनता है, और फिर यह उसके 3 वर्ष बाद ही अपने पिता के सपने को पूरा करता है और 1563 में चंद राजवंश की राजधानी को अल्मोड़ा में स्थानांतरित कर देता है। कौन? हमारा कल्याण चंद। इसे हम बालो कल्याण चंद भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, आगे आने वाले एग्जाम में, कि किसके द्वारा, चंद राजवंश के किस शासक के द्वारा अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया? तो वह था कौन दोस्तों? हमारा बालो कल्याण चंद। कब किया गया? 1563 में। और देखिए प्रश्न क्या पूछा गया था कि 1563 ईस्वी में अल्मोड़ा को राजधानी किसने बनाया? तो चंद राजाओं के द्वारा बनाया गया। चंद राजा में कौन सा राजा था? वो कल्याण चंद था, जिसने बनाया था। और सोचा किसने था बनाने के बारे में? तो भीष्मचंद के द्वारा सोचा गया था। ठीक है, तो चंद राजवंश की जब से स्थापना हुई तब से लेकर आपका 1563 तक उनकी राजधानी चंपावत में थी। फिर 1563 के बाद में उनकी राजधानी को अल्मोड़ा स्थानांतरित किया गया। फिर जब 1790 में गुरखों का अटैक होता है, कुमाऊं से चंद राजवंश की समाप्ति होती है, तो उस टाइम पे भी चंद राजवंश की राजधानी कहाँ पे थी? अल्मोड़ा में ही स्थित थी। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है दोस्तों। बाकी बालो कल्याण चंद मुख्यतः ताराचंद का पुत्र था, लेकिन भीष्मचंद के द्वारा इसे गोद लिया गया था और इसके द्वारा अपने पिता के सपने को फिर पूरा किया गया। और उसके बाद में इसने अपनी राजधानी को चंपावत से अल्मोड़ा भी स्थानांतरित किया। लेकिन सबसे पहले सोचा किसने था ये विचार? या भीष्मचंद के द्वारा सोचा गया था। अल्मोड़ा में खगमरा कोट का किला किसने बनाया था? खगमरा कोट का किला या खगमरा का किला किसने बनाया था? भीष्मचंद के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अल्मोड़ा नगर का संस्थापक कौन था? अल्मोड़ा नगर का संस्थापक आलमनगर नाम से किसने स्थापना करी थी? भीष्मचंद के द्वारा ही अल्मोड़ा नगर की स्थापना की गई थी। अल्मोड़ा नामक नगर की संस्थापक के रूप में भी भीष्मचंद को ही जाना जाता है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। ठीक है, बाकी लाल मंडी का किला या फोर्ट मोइरा का किला किसने बनाया था? वह कल्याण चंद के द्वारा बनाया गया था। क्या? लाल मंडी का किला या फिर फोर्ट मोइरा का किला। आप कल्याण चंद बहुत आते हैं दोस्तों। कल्याण चंद चतुर्थ तक आता है। एक होता है बालो कल्याण चंद सेकंड कल्याण चंद, द्वितीय कल्याण चंद, चतुर्थ, इस टाइप से। ठीक है, तो 4 कल्याण चंद हुए थे। इसमें सबसे पहला जो कल्याण चंद था वो दूसरा था शायद ये बालो कल्याण चंद। ठीक है, तो ये चीज़ें आप चंद राजवंश की जो मैंने वीडियो बनाई हुई है उसमें डिटेल से देख लीजिएगा। वहाँ पे हमने आपको यह सब चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, इसी के बाद में इसी कल्याण चंद्र का पुत्र होता है, तो बालो कल्याण चंद का पुत्र होता है कौन? रुद्रचंद, जो कि चंद राजवंश का 45वां शासक बनता है। आंसर हो जाएगा चंद राजाओं द्वारा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि मूल रूप से स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य जो कि उत्तराखंड राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है, कौन सा है दोस्तों? तो मसक बीन या मसक बाजा मूल रूप से दोस्तों क्या है? स्कॉटलैंड का वाद्य यंत्र है, जिसे उत्तराखंड में भी बजाया जाता है। मेनली इसके आगे से मतलब 5 वो तिरुहे टाइप के आपने देखा होगा कि 5 टाइप के वो निकलते हैं और उससे भी अलग अलग टाइप की आवाज़ आती है। ठीक है, तो और जो ये मसक बीन है या मसक बाजा है, इसे मसक बीन भी कहते हैं। मसक बीन ये क्या है? यूरोपियन वाद्य यंत्र है। क्या है? यूरोपियन वाद्य यंत्र है और मूलतः यह स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य यंत्र माना जाता है, जो कि अत्यधिक लोकप्रिय उत्तराखंड में है। छलियाओं के साथ में भी आपने देखा होगा मसक बीन। ठीक है, और इससे पहले केवल सेना के बैंडे में बजाया जाता था। इसके
मतलब यह कपड़े में थैलोनी थैले की तरह होता है और 5 टाइप के बांसुरी जैसे यंत्र इससे निकालते हैं। और यह हमारा क्या है, फूक वाद्य यंत्र है, ठीक है, फूक कर इसे बजाया जाता है, या सुशील या फूक वाद्य यंत्र आप इसे कह सकते हैं, मसक बीन या मसक बाजा को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको, ठीक है। बाकी अलगोजा भी क्या है दोस्तों, अलगोजा यानी कि बांसुरी, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है उत्तराखंड में अलगोजा क्या है, तो उत्तराखंड अलगोजा क्या है दोस्तों, हमारा एक वाद्य यंत्र है, क्या है, एक वाद्य यंत्र है जिसे हम बांसुरी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बांसुरी भी कहते हैं, ये भी फूक वाद्य यंत्र है, ठीक है। ढोल क्या है, उत्तराखंड राज्य का जो हमारा राज्य वाद्य यंत्र है वो क्या है, ढोल है। राज्य वाद्य यंत्र क्या है दोस्तों, ढोल है, जो कि चर्म वाद्य यंत्र माना जाता है। और ढोल को राज्य वाद्य यंत्र कब घोषित किया गया था, 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था, ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। बाकी नगाड़ा, ढोल नगाड़ा, नगाड़ा भी क्या आपका चर्म वाद्य यंत्र ही है। तो ये उत्तराखंड के कुल कुछ हमारे प्रमुख वाद्य यंत्र थे, ठीक है। बाकी हुड़की या हुड़का ये भी वाद्य यंत्र है, दौड़ थाली वाद्य यंत्र है, रणसिंगा हो गया, नागफणी हो गया, शंख हो गया, मोचंग हो गया, अंकोरा हो गया, ये सारे हमारे उत्तराखंड के राज्य वाद्य यंत्र हैं। अगला और दोस्तों आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है कि चंद राजाओं में निम्न में से सबसे लंबे समय तक किसके द्वारा शासन किया गया था, अभय चंद के द्वारा, वीर चंद के द्वारा, सोमचंद के द्वारा या फिर ज्ञान चंद के द्वारा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने सारी चीज़ें आपको लगभग समझाने की कोशिश की हुई है। अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो जो भी मैंने आपको इसके संबंध में टॉपिक बताए हुए हैं आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण फिर आपकी ये वीडियोज हो जाती हैं। बाकी वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।